गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हो, जो हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं सारी चीज़ें जो भी होती है। ठीक है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस चैप्टर के क्या थोड़ा सा लेंथी है, तो हम अपना टाइम वेस्ट करे बिना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारे मैटर सराउंडिंग और ये लिखा हुआ था, उसी चैप्टर के हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। उसका आगे का सेकंड पोर्शन की बात करता हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जो आपने देख लिया होगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, डाउट्स को अपने पास में पर्सनली लिख दो को, और जब भी स्कूल चालू हुए तो हम जितने भी डाउट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक जितना भी मैटर आ रहा है आप उसको अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर्स के आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अगला वाला टॉपिक हमारा स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया था कि मैटर्स क्या होता है, इसके बारे में स्पेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एवरीथिंग उसके मैटर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कि मैटर्स की स्टेट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, रिसेंटली बात करता हूँ तो स्टेट्स की 5 मैटर्स होती है, यानी कि 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन मेनली 3 ही मानी जाती है, काउंट उसको 3 ही करी जाती है। ठीक है, वो है हमारी एक सॉलिड जिसको ठोस बोला जाता है, लिक्विड जिसको द्रव बोला जाता है, और गैस जिसको गैस ही बोला जाता है। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं मेन मानी जाती है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में डिस्कस से बात करते चलते हैं और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 मेन होती है जो हम नॉर्मली हमारी आमने मतलब सामने देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ सॉलिड के लिए करता हूँ। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड मैटर्स ऐसी चीजें होती है जिनका क्या होता है, शेप, साइज और जो वॉल्यूम होता है, ये तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, ये मैं बात करता हूँ उसका आकार, आकृति या फिर आयतन की बात करता हूँ, ये तीनों के तीनों क्या होता है, निश्चित होते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। सपोज करो एक मार्कर है। ठीक है, अब मार्कर है तो देखो इसका जो शेप दिख रहा है ये वाला, ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे इसको मैं कितना भी फोर्स लगाऊंगा ना। फिर शेप हो गया, इसका साइज होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं इसको यहाँ रखूँ या कहीं रखूँ, उसका वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आया। ऐसा नहीं कि ये वेपर होकर उड़ रहा है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये उतना को उतना ही रहने वाला है। यानी कह सकता हूँ कि जो सॉलिड है, वो सॉलिड की डेफिनेशन से कह सकता हूँ उसका शेप, साइज और जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट हो सकता है, फिक्स होता है। ठीक है, या आकृति, आकार और जो उसका आयतन होता है वो में से निश्चित होता है, वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये मार्कर पे, इसमें मैं बाहर से फोर्स लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता ना, इसका शेप चेंज हो, तो शेप चेंज होने पे क्या होता है, ये टूट जाएगा, यानी कि वापस अपनी जो पहले वाली कंडीशन इसको तो वापस गेन नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये इसका जो शेप दिख रहा है वो टूट जाएगा, यानी कि कभी कंप्रेस नहीं हो सकता, संपीड़ित नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये इस पर फोर्स लगाने के बाद ये कंप्रेस होकर वापस अपनी पहले जो ओरिजिनल शेप और साइज जो था अगर वो वापस ले लेता है तो बात अलग होती है कि हाँ इसमें कुछ है, लेकिन ये वापस साइज नहीं ले पाता। यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो अपनी ये शेप क्या कर देता है, छोड़ देता है, मतलब इसको तोड़ देता है, ये वापस उस वाले शेप में नहीं जा सकता। यानी कि उसकी आकृति अगर फिक्सित होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में ये बॉन्डिंग होती है, ये हमेशा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, अट्रैक्शन फोर्स इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसकी वजह से कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इनके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स की कमी नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपस में टूट ही जाते हैं। ठीक है, अब इतनी से बात समझ में आई। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं लिक्विड के लिए। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर देखा होगा, जैसे मैं पानी की बात कर देता हूँ। ठीक है, अब लिक्विड को क्या होता है कि जैसे कि अब एग्जांपल देता हूँ, एक गिलास के अंदर पानी लेना। ठीक है, अब अलग अलग शेप के जो होते हैं अलग अलग बर्तन ले लेना। ठीक है, अब एक गिलास पानी लिया, वो लिया, उसको मैं दूसरे बर्तन में डाल देता हूँ, आप क्या नोटिस करोगे, वो भी देखते जाना, अगले जो बर्तन दिख रहा है, अगला पोट जो दिख रहा है उसमें डालते जाओगे, सबके अंदर देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, उन सबके अंदर उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो तो एक जैसा ही होता है, लेकिन सबके अंदर उसका क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। आप जिस बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। ठीक है, वो शेप इसलिए ले लेता है, पहली चीज तो वो एक लिक्विड होता है। ठीक है, यानी वो बहने वाला तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो वो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ टाइप का होता है, यानी वो बहने वाली चीज होती है, इसलिए क्या होता है, इजीली किसी भी बर्तन में आप उसको डालोगे, उसका क्या ले लेगा, वो साइज ले लेगा, शेप ले लेगा। ठीक है, यही चीज किसके लिए होती है, लिक्विड के अंदर ऐसा क्यों होता है, तो लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब हो गया कि जो द्रव पदार्थ है, इनके जो ये कण दिख रहे हैं, ठीक है, इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोस जो पदार्थ है उनके बीच में आकर्षण बल की तुलना में इनके क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बह सकते हैं, इनके बीच इतना
आकर्षण बल नहीं होता कि एक दूसरे को बांध के रखते हैं, इनके बीच में इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता कि एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, ये एक दूसरे को इतना तो रखते हैं, रिलीज करके रखते हैं कि वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसमें आपको बताया था पानी को काट दे तो वापस मिल जाता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि एक दूसरे को बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये इतना होता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो लिक्विड होता है उसका शेप और साइज क्या होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन शेप और साइज कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और हिंदी में बोले तो ये होता है कि उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती। आप उस जिस बर्तन में डालेंगे उसी का कलर लेगी, शेप ले लेगी, यानी कि वो लिक्विड होता है। अब फाइनल पॉइंट आता है गैस के लिए, ठीक है। अब गैस क्या होती है, तो गैस क्या होती है कि देखो, ना तो गैस जो होती है वो ना उसका शेप होता है, ना उसका साइज होता है, ना उसकी क्या होती है कभी वॉल्यूम फिक्स होता है। वो क्या होता है कि उनके बीच में क्या होता है, उनके पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत न के बराबर होता है, नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, इनकी कोई फिक्स गति नहीं होती, ये कभी भी किसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिक मूव करते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये एक जगह रहते ही नहीं, ये इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कंप्रेस करके क्या होता है, एक पॉइंट पे ला सकते हैं, ठीक है। जैसा आप देखते हो कि गैस बहुत ज्यादा होती है तो उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर देता है, और कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाती है। तो क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स में अलग अलग होते हैं, यानी कि क्या हो गया कि जो गैस होती है उसके अंदर क्या होता है, उसका शेप, साइज और जो वॉल्यूम होता है वो तीनों ही फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि उसका आकृति, आकार और जो उसका आयतन होता है वो कभी निश्चित नहीं होता है। ये तीनों के अंदर डिफरेंस था, ठीक है। अब पॉइंट से आगे हम इसके स्टेट के बारे में पढ़ चुके, तो अब बात आती है कि जो गैस होती है उसका अगला वाला जो टॉपिक बता देता हूँ मैं, कैन मेटल चेंज इट्सेल्फ, यानी कि कोई भी पदार्थ, यानी कि तीनों में ये अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं क्या। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अवस्थाएं तो बदलते हैं। बेसिक में एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब क्या होता है, बर्फ होती है, ठीक है। बर्फ को थोड़ी देर रखने के बाद क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है, ठीक है। पिघलने के बाद वो लिक्विड में बदल जाती है, और थोड़ी देर और रखो तो लिक्विड भी थोड़ी देर बाद वेपर बन के उड़ जाता है, यानी इसमें तीनों फॉर्म एक साथ चल रही है। पहले सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, लिक्विड से चेंज होकर फिर वेपर में, यानी कि गैस में चेंज हो चुकी है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों ही चेंज होती है, लेकिन चेंज क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं, हम इस पर बात करते हैं। तो पहली चीज आती है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर, यानी तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि जब भी कोई मैटर होता है, ठीक है, कोई पदार्थ होता है, तो जब वो अपनी अवस्था परिवर्तन करता है तो सबसे बड़ा रोल होता है उसके पीछे तापमान का, ठीक है। टेम्परेचर का सबसे ज्यादा वर्क होता है, ठीक है। अब इसको हम वर्क करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज करना, आप एक बर्तन लेना, ठीक है, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग चलते जाना, सुनो। एक बर्तन ले लेना, जैसे सपोज करना एक बर्तन है जिसके अंदर क्या रखी हुई, एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा चुका हूँ, थर्मामीटर पे इसके साथ अटैच कर चुका हूँ, ठीक है। अब इस थर्मामीटर पे इसका टेम्परेचर नोटिस करता हूँ, ठीक है। नोटिस करने के बाद नीचे सपोज करो मैं एक आग लगा देता हूँ हल्के सी, जैसे गैस होती ना, तो नीचे से हिट देता गर्म, हिट देने के बाद क्या होती है, ये बर्फ क्या करेगी, जैसे इसको मैं नीचे से मतलब गर्म कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो बर्फ क्या होती है, पिघलती जाती है। तो पिघलती जाती है तो हम यहाँ पे टेम्परेचर नोटिस करते जाएंगे, ठीक है। तो बर्फ क्या होती जाती है, पिघलती जाती है, पिघलती जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बर्फ पिघलती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मैं बताता हूँ बर्फ क्यों पिघलती है, कि ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं, सपोज करना ये बर्फ के पार्टिकल यानी कि सॉलिड के पार्टिकल इस कंडीशन में, मैंने कहा था इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसकी वजह से अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एनर्जी देता हूँ तो एनर्जी क्या करती है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है इनको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, आराम से रिलीज हो जाते हैं, यानी कि आराम से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इनकी एनर्जी देने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में का जो अट्रैक्शन फोर्स था ये बहुत ज्यादा था। तो जैसे मैंने इसको नीचे से गर्म किया, ये जो एनर्जी इसको क्या कर देती है, बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। इसकी वजह से पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करने लग जाते हैं। हिंदी में कहे तो क्या होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं ठोस अवस्था के अंदर, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो नीचे से जैसे भी गर्म करता हूँ तो तापमान क्या करता है, इन दोनों आकर्षण बल होता है दो कणों के बीच के, इसका आकर्षण बल को तोड़ देता है। इसकी वजह से स्वतंत्र रूप से क्या होता है, कण गति करने लग जाते हैं, यानी कि ये किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेंज हो रहा है इसको क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। याद रखना, जब भी कोई सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होता है तो उसको फ्यूजन बोला जाता है, ये जो प्रोसेस होता है उसको फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है।
फ्यूजन प्रोसेस होता है जब भी कोई सॉलिड जो होता है, अभी मैं पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगी डेफिनेशन क्या होती है। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बात करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन ऐसी होती है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है उसका एक मिनिमम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये बर्फ से किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, तो वापस रिपीट कर देता हूँ, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर देता है उसको बोलते हैं। और हिंदी में कहे तो न्यूनतम तापमान जिसपे कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वापस रिपीट करता हूँ कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में चेंज होता है तो उसको संघनन बोलते हैं। इसको अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश की बात करता हूँ, उसको फ्यूजन बोला जाता है। यानी कि जब कोई ठोस लिक्विड में चेंज होता है तो उसको फ्यूजन बोला जाता है। और फ्यूजन की डेफिनेशन ये होती है कि वन जो होती है वो ये हो सकती है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन के अंदर। ऑन मेल्टिंग पॉइंट when a solid change its state in liquid form is known as fusion। आई बात समझ में? यानी कि कोई पदार्थ अगर उसके, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक। ठीक है, तो यानी कि कोई पदार्थ अगर उसके गलनांक के ऊपर कोई पदार्थ उसके गलनांक पे ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको संघनन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट पे अगर कोई सॉलिड जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उसको फ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, अब ये समझ जाना। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, जब वो चेंज होता है तो इस कंडीशन के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी कोई लिक्विड चेंज होता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट चला जाता है। मैं कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये बर्फ रखी हुई है, ठीक है, अगर थर्मामीटर लगा हुआ है, तो ये जब तक लिक्विड में चेंज नहीं होता ना तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट चला जाता है। ठीक है, चाहे आप नीचे से कितनी भी हीट दो, वो बर्फ जब तक पूरी लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्यों होता है, वो उसको जो होता है वो क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब आप इसको हीट देते हो, ठीक है, इसको हीट दोगे तो क्या होगा, वो हीट जब तक वो बर्फ के जितने भी बॉन्ड्स है उनको तोड़ नहीं देती, उनको तोड़ के उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज नहीं कर देती, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट वो हो जाता है। इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, हिंदी में इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, अब लेटेंट हीट क्या होती है कि ये पदार्थ जो होता है, ठीक है, किसी भी बर्तन के अंदर जो पदार्थ है उसके द्वारा ले गई ऊष्मा बोली जाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी पोर्ट के अंदर, किसी भी जो बीकर होता है उसके अंदर जो मैटर रखा होता है उसके द्वारा जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ताकि वो अपने सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दे, तो उसको बोले जाते हैं लेटेंट हीट बोले जाती है। और ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, चाहिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो या फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो। ठीक है, जब तक वो कंप्लीटली चेंज नहीं जाती उस टाइम उसका क्या होता है, पूरा का पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि ये बर्फ को अगर मैं टेम्परेचर, ये बर्फ लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर रही है, पानी में चेंज होना स्टार्ट कर रही है, लेकिन ये जब तक पूरी चेंज नहीं हो जाएगी यहाँ तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि निश्चित रहेगा, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, वो किस रीजन से होता है, इसकी लेटेंट हीट की वजह से होता है। ठीक है, जब ये इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, जब ये चेंज हो जाता है तब इसका क्या होता है, टेम्परेचर कितना हो जाता है। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की फॉर्म की बात करता हूँ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन ये टेम्परेचर चला जाता है जब लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो बात इतनी है। अब बात आती है कि लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से चेंज होने के बाद वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर, क्योंकि लिक्विड में चेंज हो जाता है तो एक पहला प्रोसेस खत्म हो गया। अब बात आती है लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। देन अगेन हम वापस टेम्परेचर देते जाते हैं, तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है, वो बॉइल होना स्टार्ट करता है। ठीक है, और बॉइल भी कब होता है, वापस वही चीज आती है, इसमें वापस लेटेंट हीट आती है कि जब तक वो गैस में चेंज नहीं होता तब तक उसका क्या होता है, टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगेन क्या होता है, सेम प्रोसेस चलता है कि ये क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसको वो हीट तोड़ के कंप्लीटली सारा मैटर उसके बॉन्ड को तोड़ के इसको गैस में चेंज नहीं कर देती कंप्लीटली, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और जैसे गैस में चेंज होता है इसका टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद क्या होता है, बॉइल कितने पे होता है, वाटर कभी भी
वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। यानी कि पहले वाटर था 100 पे, अब जैसे ही गैस में चेंज हुआ उसके अंदर टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड केल्विन की बात करते हो कितना हो जाता है 373 केल्विन हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि गैस जो लिक्विड होता है वो वेपर बन के क्या होता है हवा में उड़ने लगती है। तो हमने देखा कि इसके अंदर तीनों के अंदर क्या होता है चेंज, हमने देखा था कि पहले क्या होता है कि ये चेंज होना स्टार्ट करता है किससे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड से किसमें होता है गैस में होता है। ठीक है, तो अब गैस के लिए भी वैसी टेम्परेचर सॉरी वही डेफिनेशन जैसे मेल्टिंग पॉइंट की हो रही थी। यानी कि क्या होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई जो लिक्विड किसमें चेंज होती है गैस के अंदर चेंज होना स्टार्ट कर देती है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कहे तो वह न्यूनतम तापमान जिसपे कोई भी द्रव किसमें चेंज हो जाए उसके गैस अवस्था में चेंज होने लग जाए उसको क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस को समझ में आ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि देखो अब दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, यानी कि जब स्टेट चेंज होती है किसी भी मैटर की, उसको जो हमने पहले देख लिया था टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसके लिए प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि देखो एक चीज याद रखना, प्रेशर अगर मैं कम कर देता हूँ तो हर चीज का इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है, एक आप किसी भी चीज को खुले में पकाते हो, ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको कंप्रेस कर देते हो आप, प्रेशर लगा देते हो, प्रेशर कुकर के नाम से पता है, उसमें क्या होता है एक तरीके से प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनने के बाद क्या होता है वो चीज जल्दी पक जाती है। यानी कि प्रेशर का भी हर पॉइंट्स पे क्या होता है फर्क पड़ता है। प्रेशर लगाने से क्या होता है हर चीज में इफेक्ट पड़ने लग जाता है। ठीक है, जैसे बात करता हूँ CO2 की बात कर रहा हूँ, जो CO2 होती है तो ठीक है ड्राई, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसको क्या होता है कि किसी भी जैसे एनवायरमेंट में खुले में रख देता हूँ तो क्या होती है वो लिक्विड में चेंज हुए बिना किस में चेंज हो जाती है, वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज को मैं रख देता हूँ, ठीक है, जैसे कोई सॉलिड चीज रख देता हूँ, सॉलिड क्या होती है, जैसे अभी हम जब स्टेट की बात करें तो क्या हो रहा था कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड के बाद वो गैस में चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए यानी कि वो लिक्विड में चेंज ही नहीं हो, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की यानी कि द्रव की, लिक्विड एंड गैस की, हम ये देख रहे थे सारे प्रोसेस ये चल रहे थे कि पहले सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था, लेकिन यानी कि ठोस पहले द्रव में चेंज हो रहा था, द्रव गैस में चेंज हो रहा था, लेकिन अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाए गैस के अंदर चेंज हो जाए, और ठंडा करने पे गैस से वापस किसमें हो जाए, ये दो प्रोसेस होते हैं। तो आपका एक प्रोसेस तो काउंट हो ही नहीं रहा, सिर्फ आपका इतना पता चल रहा है कि अगर कोई भी सॉलिड गैस में चेंज सॉरी कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, यानी कि कोई भी ठोस द्रव में चेंज हुए बिना सीधा गैस में चला जाता है तो सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसके लिए आपको पता है कि कपूर का एग्जांपल, कपूर क्या होता है कि गर्म करने पर क्या होता है वो लिक्विड में नहीं चेंज होता, डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। ठीक है, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, सिंपली यही चीज होती है कि क्या होता है कि जो दाब लगाने पे क्या होता है कि देखो एक चीज होती है कि अगर मैं CO2 रखता हूँ, ठीक है, CO2 रखता हूँ, ये बर्फ की साइज का होता है। ठीक है, जैसे इसको एनवायरमेंट प्रेशर के अंदर रखता हूँ, एनवायरमेंट यानी कि वन एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब के अंदर रखता हूँ, तो ये क्या होता है सीधे लिक्विड में चेंज हुए बिना किसमें चली जाती है गैस में चली जाती है। यानी कि हम इस चीज का भी मान सकते हैं कि इस पर भी किसका फर्क पड़ता है, प्रेशर का फर्क पड़ता है, जिसका प्रेशर कुकर होता है, ये सब चीजें होती है। तो ये सब चीजें किस पे फर्क पड़ने लग जाता है, दाब का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, दाब लगाने पे क्या होता है चीजें क्या होती है इजीली कन्वर्ट हो जाती है। दाब लगाने पे क्या होता है जैसे आप कुकर के अंदर चावल पकाते हो तो सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, फटाफट से लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो जल्दी उबल जाते हैं, उनका स्टेट फटाफट चेंज होता है। ठीक है, तो दाब लगाने का क्या फर्क पड़ता है, सीधा सीधा उसका स्टेट इजीली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनल पॉइंट होता है, वो होता है इवोपोरेशन या वाष्पीकरण होता है। ठीक है, अब वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है, अभी हमने इससे पहले दो चीजें पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैटर की अगर मैं स्टेट चेंज करता हूं तो ये दो चीजों का सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, एक तो फर्क पड़ रहा है टेम्परेचर का, दूसरा फर्क पड़ रहा है प्रेशर का। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बिना भी क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो हाँ चेंज कर सकता है ना, कि क्यों नहीं कर सकता, चाहे टेम्परेचर कम हो या प्रेशर नहीं हो तो भी अपनी स्टेट चेंज करता है, लेकिन माइनर रेट पे करता है, यानी कि कम जो दर होती है उस पर करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ,
ठीक है। एक तालाब होता है, मतलब छोटा सा गड्ढा, तुम्हारे आसपास घर के आसपास कोई गड्ढा होता है, ठीक है। तो गड्ढे के अंदर क्या होता है कि पानी होता है, तो पानी चाहिए थोड़े टाइम के बाद क्या होता है वो उड़ जाता है। तो वो क्या होता है, जरूरी थोड़ा है कि टेम्परेचर हमेशा फर्क पड़े। नहीं तो ये मान लो कि कहीं स्विमिंग पूल होता है या घर में कोई बर्तन के अंदर पानी रख के रखते हैं, ठीक है, वहां पे तो टेम्परेचर नहीं आता, धूप नहीं आती, फिर भी उस बर्तन के अंदर पानी रखने के बाद वो थोड़े टाइम कल अगर नेक्स्ट डे तक भी जाके देखते हो तो भी पानी उड़ जाता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि पानी क्या होता है, सीधे सीधे वेपर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। यानी कि जो होता है, बात करता हूँ लिक्विड, वो चेंज हो जाता है वेपर में, ज्यादा बिना किसी इफेक्ट पड़े, बाकी टेम्परेचर और प्रेशर को ज्यादा काउंट करे बिना वो चेंज कर जाता है। तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम कपड़े करते हो, कपड़े भी सूख जाते हैं, ये सब चीजें आती है, ये किसमें आती है, इसके अंदर आती है, इवेपोरेशन में आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वाटर के या फिर लिक्विड के, वो हवा के अंदर चेंज चले जाते हैं, ठीक है, वो वेपर बन के उड़ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। अब इस पे कुछ फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा डिफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। यानी कि अगर मैं किसी भी सरफेस एरिया को बढ़ा देता हूं तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि सतत क्षेत्रफल बढ़ाने पे भी क्या होता है, उसका इवेपोरेशन बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैं एक गिलास के अंदर पानी रखता हूँ, ठीक है, और उसको रख देता हूँ धूप के अंदर, तो उसके अंदर इवेपोरेशन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन उसी पानी को, वही जितना गिलास में था उसी पानी को अगर मैं थाली में रख देता हूँ तो उसका इवेपोरेशन, वो पानी फटाफट उड़ जाता है। यानी कि ऊपर का जो सरफेस एरिया था वो मैं बढ़ा देता हूँ तो उस पर इवेपोरेशन या वाष्पीकरण भी क्या होता है, बढ़ जाता है, इससे पानी फटाफट उड़ने लगता है। यही रीजन होता है कि हम जो कपड़े जो घर पे धोते हैं, गीले कपड़े होते हैं, उनको हम अच्छे से फैला के सुखाते हैं, उससे क्या होता है एरिया बढ़ जाता है, तो उसका वाष्पीकरण, इसका इवेपोरेशन भी जल्दी होता है। यानी कि कपड़े के अंदर जितने भी जो वाटर की जो ड्रॉप्स थी, बूंद थी, पानी की बूंदे थी, वो भी क्या होती है, जल्दी से जल्दी किस में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है, वेपर में बदल के क्या होती है, ऊपर चली जाती है, और वो क्या होता है, सूख जाता है कपड़े। यानी कि अगर ये मैं कह सकता हूँ कि जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता हूँ तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। दूसरा आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि तापमान बढ़ाने पे भी इवेपोरेशन तेज हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज करना है कि बरसात का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तो आप क्या करते हो कि ऊपर कपड़े सुखाते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सूखते हैं। नोटिस किया होगा ना कि बरसात के मौसम में आपके कपड़े बड़े जल्दी कम सूखते हैं, और जब धूप रहती है तो आप सुखाते हो तो फटाफट सूख जाते हैं। तो उसका क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर पे। जब धूप ज्यादा आती है तो क्या होता है, फटाफट वो जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो वेपर में चेंज होकर उड़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब बरसात का मौसम होता है, जब बादल रहते हैं, तो धूप इतनी नीचे नहीं आ पाती, यानी कि टेम्परेचर कम होता है। उस कंडीशन में पानी धीरे धीरे वेपर में चेंज होता है, इवेपोरेशन स्लो हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत टाइम लेता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या तापमान बढ़ाने पे भी क्या होता है, इवेपोरेशन के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम होने पर। आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि जो हमारी हवा चलती है, जलवायु है हमारी, ठीक है, एयर है हमारी, उसके अंदर मॉइस्चर कितना, मतलब मॉइस्चर का मतलब हो गया उसमें जलवाष्प कितनी, पानी का मात्रा कितनी होती है, ठीक है। आप नोटिस करते होंगे कि जैसे बरसात का जो सीजन होता है उसमें हवा चलती है, वो आपको ठंडी ठंडी लगती है, ठीक है, वो आर्द्रता होती है, ठीक है। लेकिन यही अगर गर्मी की बात करें तो वो हवा बड़ी क्या होती है, स्किन को जलाने वाली होती है, चुभती है, ठीक है। तो दो चीज पड़ती है, आर्द्रता का मतलब होता है हवा के अंदर वाटर ड्रॉप्स की कितनी क्वांटिटी होती है, ठीक है, हवा के अंदर जलवाष्प कितनी, पानी की मात्रा कितनी होती है, वो चीज होती है आर्द्रता होती है, ठीक है। तो क्या होती है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जितनी ज्यादा कम आर्द्रता होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी इवेपोरेशन होगी। यानी कि हवा के अंदर पानी की मात्रा जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा मेरा वाष्पीकरण होगा। अब देखना क्या होती है कि गर्मियों के अंदर जो हवा चलती है उसके अंदर क्या होती है, पानी की मात्रा कम होती है, जलवाष्प कम होती है उनके अंदर, पानी के उसे हवा के अंदर। गर्मियों के अंदर जो हवा चलती है तो क्या होती है, इजिली वो क्या करती है, कपड़ों से अच्छे से लगती है, तो क्या होता है, फटाफट पानी की जो बूंदे होती है वो वेपर होके हवा के अंदर मिक्स होकर उड़ जाती है। लेकिन अगर ऑलरेडी हवा के अंदर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि आर्द्रता होगी, तो क्या होती है, इजीली जो कपड़े सूख रहे हैं या दूसरी चीजें, उनसे क्या होती है, जो वाटर ड्रॉप्स होती है उसको एब्सॉर्ब भी कम करती है। तो यानी कि जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी या ह्यूमिडिटी होगी उतनी क्या होती है, कम क्या हो जाती है, हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है। यानी कि हवा के अंदर जितनी ज्यादा जलवाष्प, यानी कि पानी की जितनी ज्यादा हवा मात्रा होगी, यानी कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतना हमारा इवेपोरेशन या वाष्पीकरण उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है एन इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड, यानी कि हवा की गति बढ़ने पर। देखो नॉर्मल हवा चलती है तब तो कपड़े क्या होते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं, लेकिन जब हवा तेज चलती है तो क्या करती है, उसमें
हवा क्या करती है, जब तेज चलती है तो जितने भी चीजें होती है, वाटर ड्रॉप्स होती है, उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो पीछे वाली हवा आती है, फिर ये इसको ले जाती है, फिर पीछे वाली हवा आती है। तो क्या होता है कि हवा बढ़ने के पर भी क्या होते हैं, ये इंक्रीज हो, जैसे कि बरसात की रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, तुम्हारे जब कपड़े नहीं सूखते, तुम क्या करते हो, नीचे लाते हो, पंखा चला देते हो। पंखा क्यों चलाते हो, क्योंकि पंखा चलाने से क्या होता है, वहां की हवा तेज हो जाती है। हवा तेज होने से वो हवा क्या करती है कि जो कपड़े होते हैं उसमें से वाटर ड्रॉप्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, इसलिए वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि हवा बढ़ने के बाद, यानी कि वाइंड स्पीड बढ़ने के बाद इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। आगे समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ, ये फाइनल चीज होती है और इस पे इजीली मैं बता देता हूँ, उसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कि जब इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है, तो वहां शीतलता क्यों हो जाती है। यानी कि एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप क्या होता है कि किसी भी पानी को किसी बाल्टी के अंदर रख के थोड़ी देर छोड़ देते हो, तो छोड़ने के बाद वो थोड़ी देर बाद ठंडा क्यों हो जाता है, रीजन क्या होता है कि ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। अब वो रीजन इसलिए होता है कि जब पानी को जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब ऊपर के सरफेस से, ठीक है, एयर ड्रॉप्स होती है, वो ऊपर उड़ती है। तो ऊपर उड़ने की वजह से क्या होती है कि वो आसपास से एनर्जी लेती है, यानी कि सराउंडिंग एरिया में से क्या होती है, एनर्जी ले लेती है। तो इसको रीजन को समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है कि आसपास के एरिया से क्या करता है, वो एनर्जी लेता है, ठीक है। अब जो नेल पेंट होती है, जो नेल पेंट के ऊपर जो उसको रिमूव करने के लिए आता है, जिसको आप थिनर बोलते हो, ठीक है। थिनर को क्या करता है, जब हाथ में लेते हो, ठीक है, हाथ में लेने के बाद वो ठंडा ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है कि जब तो ये ऐसे क्यों होता है कि जब थिनर लेते हो, तो थिनर को हाथ पे लेने के बाद क्या होता है, वो इजीली क्या करता है, आराम से क्या करने लग जाता है, आपको ठंडा ठंडा फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एवोपरेट होके जब वो क्या होता है, वेपर बन के उड़ता है ना, तो आसपास से वो एनर्जी लेता है। एनर्जी लेने की वजह से क्या आपको ठंडा फील होता है। सिमिलरली पेट्रोल के लिए भी होता है कि पेट्रोल क्या करता है कि जब हाथ में लेते हो तो क्या होता है, जब वो हाथ पे गिरता है तो क्या करता है, वो उड़ता है। तो उड़ते ही तुम्हें क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। यही रीजन होता है कि हम क्या करते हैं कि गर्मियों के हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा पसीना आता है, ठीक है। पसीना आता है तो फिर क्या होता है, जब हवा में बैठते हो, हवा में क्या पसीना इजीली उड़ता है, यानी कि वेपर में चेंज होता है, तो हमें क्या होता है, ठंडा फील होता है। यानी कि वो वेपर में चेंज होता है तो आसपास के एनवायरमेंट से क्या होता है, एनर्जी लेता है। वो एनर्जी जो उष्मा लेता है आसपास की, जो आसपास की एरिया से, वास्तविक के क्षेत्रफल से जो उष्मा लेता है, उसके कारण तुम्हें शीतल फील होता है, यानी कि कूलिंग लगती है, ठीक है। यही चीज होती है, जैसे तुम्हें एक ठंडे पानी का गिलास होता है, उसको रखते हो तो वो ज्यादा ही वेपर होता है, तो आसपास क्या होता है, ठंडी ठंडी पानी की बूंदी क्या हो जाती है, जम जाती है, ठीक है। ऑलरेडी गर्म होता है तब वो वेपर होता है तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी ठंडी चीज है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब पानी का गिलास में आप डालते हैं तो क्या होता है, वो हल्के हल्के से वेपर होता है। तो उसको ऑलरेडी टेम्परेचर कम है लेकिन फिर भी उसको इवेपोरेट होने लगता है, यानी एवापोरेशन होता है, तो यानी वाष्पीकरण होता है। तो आसपास के एरिया से और क्या करता है, उष्मा लेता है, ऊर्जा लेता है। तो उसके आसपास के एरिया में क्या होता है, उसके पानी का जो गिलास होता है वो वहाँ पे छोटी छोटी बूंदे लगने लग जाती है। यानी कि इवेपोरेशन से आपको क्या होता है, सिर्फ क्या फील होता है, आपको कूलिंग फील होती है, क्योंकि वो उड़ती है। कोई भी चीज जो वाटर होता है वो हवा के अंदर वेपर बन के उड़ जाता है, तो उड़ने के बाद क्या होता है, आसपास की जो एरिया होता है, आसपास का क्षेत्रफल होता है, उससे क्या लेता है, ये उष्मा ग्रहण करता है, और उष्मा ग्रहण करने की वजह से वो क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। आगे बात समझे, ये चैप्टर यहाँ ओवर हो जाता है।